नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं फरेब एक प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से उसको आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा भाग शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना था कि अविनाश रंजना के घर पर आया हुआ था और अब अविनाश और दीपेश दोनों घर से बाहर जा रहे हैं। अब आगे अविनाश के निकलने के 2 मिनट बाद ही रंजना से बिना कुछ कहे दीपेश भी निकल जाता है। रंजना दीपेश के कुछ न बोलने पर आश्चर्यचकित थी, लेकिन मन ही मन उस आने वाले तूफान को महसूस भी कर रही थी, जिसके आने से पहले सब शांत हो जाता है और फिर जब वो आता है तो जलजला ला देता है। एक ऐसा जलजला जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। उसका मन उसी आने वाले तूफान का सोच आदिग्न हो रहा था। दीपेश के जाने से लेकर के दीपेश के आने तक रंजना का एक एक पल मानो कांटों पर चलने के समान बीत रहा था। रात 11:30 बजे दरवाजे की डोर बेल ने उसकी धड़कन की रफ्तार को बढ़ा दिया। वो सहमे हुए दरवाजा खोलती है। दीपेश आता है और बगैर किसी प्रतिक्रिया के बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। वो आधे घंटे तक डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका वेट करती रही, लेकिन ना ही वो आया और ना ही उसने कुछ बताया। बच्चों को उसने 10 बजे ही खिला करके सुला दिया था और उसकी भूख तो मानो उसकी थी ही नहीं। वो तो घर के माहौल पर ही डिपेंड रहती थी। जब घड़ी में 12 बज गए और वो बाहर नहीं आया तो दीपेश की प्रतिक्रिया को लेकर के रंजना की बेचैनी बढ़ गई। उत्सुकतावश उसके कदम बेडरूम की तरफ बढ़ गए। वो कमरे में गई तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी और दीपेश कोई मैगजीन पढ़ रहा था। वो बिना कुछ बोले जा करके बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की मुद्रा में आ गई, लेकिन लाइट जलते रहने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही थी। आधे घंटे बीत जाने पर भी जब लाइट नहीं बंद हुई तो उसे कहना पड़ा, अगर लाइट ऐसे ही जलती रहेगी तो मुझे नींद कैसे आएगी, सुबह उठना भी तो है। दीपेश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसी मुद्रा में मैगजीन पर आंखें धसाए रहा। जब 15 मिनट और बीत जाने पर भी लाइट बंद नहीं हुई तो रंजना बच्चों के कमरे में सोने का सोच करके उठ करके बाहर जाने लगी। उसे बाहर जाता देख करके दीपेश, जो अभी तक मैगजीन पढ़ने का शायद दिखावा कर रहा था, बोल पड़ा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे हिम्मत की। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तुम्हारी आंखों में रत्ती भर भी शर्म नहीं है। शर्म तो छोड़ो, तुम्हें तो नींद आ रही है, वो भी इतनी तेज कि तुम्हें सोने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या कांड किया है मैंने दीपेश जिसके लिए मुझे शर्म आनी चाहिए। वाह मिसेस दीक्षित, वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी तरह शरीफ और सती सावित्री कोई हो ही नहीं सकती। वैसे एक बात बताओ, तुम सच में मिसेस दीक्षित ही हो ना, कहीं मिसेस मल्होत्रा तो नहीं? दीपेश, रंजना ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या दीपेश? हाँ क्या दीपेश, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? वो किस हक से यहाँ आया था? देखो दीपेश, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया था। फिर झूठ, झूठ पर झूठ। अरे कितने झूठ बोलोगी तुम? मत बोलो रंजना, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि अब बोलने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। आपको सुनना होगा दीपेश, आपको सुनना होगा। जब उंगली मेरे चरित्र पर उठी है तो आपको सुनना होगा। ये सच है कि हमारे रिश्ते की डोर कमजोर है। ये भी सच है कि आपकी अपेक्षा मुझे अंदर तक तोड़ जाती है। ये भी सच है कि हमारा रिश्ता फरेब की नींव पर खड़ा है। ये सब सच है, लेकिन इन सब में एक सच ये भी है कि मेरे दिल में आपके अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने आपके अलावा और किसी को नहीं सोचा है। वाह मिसेस दीक्षित, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या सफाई से तुमने मेरे लिए अपने प्यार को डिस्क्राइब किया है। चलो सब बातें छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ कि उसके दिल की चाहत में तुम किस हद तक शामिल हो। दीपेश, आप मेरी पवित्रता पर ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। तो कैसे करूं? तुम बताओ कैसे करूं? क्या ये सच नहीं है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है? क्या ये सच नहीं है कि वो तुम्हारे लिए परवाह करता है?
क्या ये सच नहीं है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है? उसने अभी तक शादी नहीं की, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। उसके शादी ना करने के कई रीजंस हो सकते हैं। आप इस चीज को मुझसे जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? चलो नहीं जोड़ता, और ये भी मानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई और नहीं है। मैं तुम्हारे दिमाग में इस कदर बसा हूं कि तुम किसी और को सोच ही नहीं सकती। इतना कि तुम्हारी सुबह तुम्हारी शाम सब मुझसे शुरू, मुझ पर खत्म। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम बिल्कुल बेदाग हो, लेकिन गुनाहगार कोई तो है। तुम ना सही, कोई और सही। कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? तुमने गाने की ये लाइनें तो सुनी होगी ना? नहीं सुनी? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। गुनाहगार तो वो है जिसने अपने दिल में तुम्हें पनाह दे रखा है। गुनाहगार वो है जिसने अपने एहसास, अपने वजूद में तुम्हें इस हद तक शामिल कर रखा है कि तुम उसकी साधना, उसकी पूजा, उसकी इबादत, उसकी भक्ति बन गई हो। अब बताओ इन सब में तुम कितनी गुनाहगार हो? ओह, मैं तो भूल ही गया, तुमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है। तुम तो कुछ जानती भी नहीं हो। अब तुम मानो ना मानो, पर एक गुनाह तो तुमने भी किया है, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत संगीन गुनाह। क्यों, क्या किया है तुमने ऐसा? क्यों अपने प्यार में तुम उसे तड़पा रही हो? क्यों रंजना, क्यों? अब मुझे ये कहने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी तड़प का असर तुम पर भी तो होता ही होगा। वैसे देखा जाए तो गुनाहगार तो वो भी नहीं है। किसी से प्यार करना गुनाह थोड़ी ना होता है, और वो भी इतना प्यार की प्यार करने वाला मर करके भी प्यार करने वाले के जिस्म में अपने रूह की पनाह मांगे। कुछ ऐसा ही प्यार है उसका, है ना? मैं सच कह रहा हूँ ना रंजना? बोलो। अरे तुम तो सितंबर महीने में एसी के 24 डिग्री तापमान में भी पसीने से तरबतर हो रही हो। कहीं ये उसके नाम की गर्मी तो नहीं है? ओह, क्या हुआ माय डियर लव, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि ये लाइन तुम्हें किसी और ने कही थी? मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, जायज है, तुम्हारी सोच बिल्कुल जायज है। वैसे फॉर आर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जितना आप मुझे समझती हैं। बाय द वे, तारीफ तो आपकी भी बनती है। क्या माइंड है आपका, सुपर, वाह कहते हुए वो क्लैपिंग करने लगता है। क्या सोचा था तुमने कि तुम्हारा गेम कभी ओवर ही नहीं होगा? हाँ, यही सोचा था ना तुमने, लेकिन तुमने गलत सोचा था मिसेज, नॉट मिसेज दीक्षित, केवल रंजना, क्योंकि तुमने मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने का अधिकार खो दिया। दीपेश, आप ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए आप मुझे बेमतलब में इतना ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम तो भोली हो, मासूम हो, अच्छी हो, तुम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। गलती तो इसकी है जो मेरी नजरों के सामने आ गया। कहते हुए उसने 4 पन्नों में लिपटा एक कागज का पुलिंदा रंजना के ऊपर फेंक दिया। रंजना कागज का वो गिरा हुआ पुलिंदा उठाती है और जैसे ही उसकी नजरें उस पुलिंदे का मुआयना करती हैं, वो एक जगह जड़ हो जाती है। अब क्या कहोगी तुम? क्या अभी भी तुम्हारे पास कुछ है बोलने को? मैंने तुमसे कहा था रंजना कि अगली बार मैं तुमसे बात नहीं, सीधा फैसला करूंगा। अब उस फैसले की घड़ी आ गई है। आप फिर गलत समझ रहे हैं दीपेश। कभी कभी हम जो देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता है। अब इससे बड़ा सच क्या होगा रंजना? अब इससे बड़ा सच क्या होगा? कह दो कि ये लेटर झूठा है, इसमें लिखी सारी बातें झूठी हैं, उन बातों की तड़प झूठी है, इसका तुम्हारे पास से मिलना झूठा है, वो किताब झूठी है जिसने इस झूठ को अपने पन्नों के बीच इस कदर सजाए रखा था जैसे कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु को अपने पलकों पर सजाए रखता है। कह दो रंजना, सब झूठा है। अगर कोई सच्चा है तो वो हो तुम। दीपेश, कुछ भी झूठा नहीं है, ना ये लेटर की बातें, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये सच है कि लेटर अविनाश ने लिखा था मेरे लिए, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उसे इस लेटर का जवाब कभी दिया ही नहीं। वाह रंजना वाह, तुमने इस लेटर का जवाब नहीं दिया, लेकिन तुमने इसे अब तक अपनी जान से भी ज्यादा संभाल करके रखा है। क्या ये प्रमाण कम है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? नहीं दीपेश, ये झूठ है। मेरे दिल में आपके अलावा किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। रहने दो रंजना, अब तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है और मुझ पर तुम्हारी कोई सफाई असर भी नहीं करने वाली है। आज से तुम आजाद हो, बिल्कुल आजाद।
तुम जा सकती हो उसके पास हमेशा हमेशा के लिए। जाओ रंजना, जी लो अपनी जिंदगी। वैसे भी तुम्हें एक बात तो पता ही है मेरे बारे में, मुझे किसी की इस्तेमाल की हुई चीज पसंद नहीं है। जब मैं किसी की इस्तेमाल की हुई वस्तु अपने घर में रखना पसंद नहीं करता तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी के जूठन के रूप में अपनी जिंदगी में लूंगा? आपने मुझे अपनी लाइफ में जगह ही कब दिया था दीपेश? वो तो मैं जो बर्दाश्त कर रही थी आपके लाइफ का हिस्सा बनी हुई हूँ। आपने तो मुझे अपनी जिंदगी से कब का निकाल फेंका है। इन सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ रंजना, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी माँ है। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान झेलने के बाद भी मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, ये क्या कम है? तुम्हें याद है ना रंजना, कैसे तुम्हारी माँ ने सरेआम मुझे जलील किया था, कैसे मेरा सिर लोगों के सामने शर्म से झुकने पर मजबूर कर दिया था, कैसे उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, यहाँ तक कि मुझे किसी और की औलाद तक कह दिया था। क्या गलती थी मेरी? बस इतनी ही ना कि मैंने तुमसे प्यार किया था, सच्चा प्यार। क्या प्यार करना गुनाह है? नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं है दीपेश, लेकिन अगर वो प्यार फरेब की बुनियाद पर खड़ा हो तो गुनाह है। आप अपने फरेब को प्यार का नाम ही ना दें तो बेहतर है। क्या फरेब किया था मैंने? हाँ, क्या फरेब किया था मैंने? तुम्हें अपना बनाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा झूठ ही तो बोला था। बात ये नहीं है कि आपने कितना बड़ा या छोटा झूठ बोला था दीपेश, बात ये है कि किसी के विश्वास, किसी के आस, किसी की उम्मीदों, किसी की खुशियाँ, किसी के सपनों की, जिसे आपने कुचलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चलो मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे विश्वास को कुचला था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो वो किया है जो मैं सपने में नहीं सोच सकता। तुम्हें मेरा फरेब तो याद है, लेकिन तुम्हारे फरेब का क्या जो तुमने अविनाश के रूप में मुझे दिया है। ऐसा करते तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही हो। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया है दीपेश, ये मेरा मन, मेरा भगवान जानता है। हाँ, मैंने आपसे झूठ जरूर बोला, लेकिन सच माने इस झूठ में आपके लिए मेरे मन का लगाव जरा भी कम नहीं हुआ है। इस झूठ में मेरे मन को किसी और का ख्याल छू भी नहीं पाया है। मैंने तो बस खुद को खुश रखने के लिए एक जरिया तलाशा था और कुछ नहीं। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम इससे खुश नहीं हो। किसी शादीशुदा लड़की को अपनी खुशी बाहर तलाशने की जरूरत पड़े, मतलब वो अपने पति से खुश नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी खुशी है जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया और उसे पाने के लिए तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत पड़ने लगी? ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? बोलो रंजना, बोलो। इतनी लग्जरी लाइफ, एक अदना सी नौकरी करके क्या वो अविनाश तुम्हें दे पाता? यही तो फर्क है दीपेश, आप में और अविनाश में। अविनाश रिश्तों की कद्र करता है, ना कि पैसों से रिश्तों का गला घोंटता है। आप हर चीज को पैसे से तौलते हो। आपके लिए किसी की भावना, किसी के जज्बात, किसी के प्यार का इलाज सिर्फ पैसा है। लेकिन आप भूल जाते हैं दीपेश, किसी की भावना, किसी के जज्बात कोई खिलौना नहीं जिसे आप मुंह मांगी कीमत दे करके खरीद लो। अगर आपको लगता है कि आपने मुझे ये सारे ऐशो आराम दे करके मुझे खुश कर दिया है तो आपको गलत लगता है। सच तो ये है कि मुझे आपके ये सारे ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्यार चाहिए दीपेश, बस प्यार चाहिए। कहते हुए रंजना की आंखें एक याचक की तरह दीपेश को निहारने लगती हैं। मेरी भी धड़कन किसी के नाम से धड़कना चाहती है दीपेश। मेरी भी सांसें किसी के सांसों की मोहताज होना चाहती है। मेरे लब के किसी के नाम से मुस्कुराना चाहते हैं। मेरी चाहत किसी की चाहत पर कुर्बान होना चाहती है। मेरी भी आंखें किसी के दीदार से सुकून पाना चाहती है। लेकिन अफसोस, आपके संगत में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, और तुम्हें ये सब उस अविनाश से मिलता है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे लब, तुम्हारी आंखें सब उसके नाम की प्यासी हैं। तो फिर तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए। दीपेश, आप अपनी कमियों को ढकने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं डाल सकते। हाँ, ये सच है, मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन क्या आपको पता है मैं उससे बात क्यों करती हूँ? क्योंकि उससे बात करके मैं खुद को हल्का महसूस करती हूँ। उससे बात करके मुझे अपने होने का एहसास होता है। उससे बात करके मुझे अपनी कीमत का पता चलता है। क्या आप बता सकते हैं कि
कि आपने मुझसे आखिरी बार प्यार से कब बात की थी। नहीं याद आ रहा है ना? नहीं याद आ रहा है आपको दीपेश? याद आए भी तो कैसे? आपने मेरे साथ वो पल बिताए ही कब हैं? 9 साल हो गए हमारी शादी को। इन 9 सालों का 9 महीना भी मैंने आपके सच्चे प्यार को नहीं जिया है। मैं भी किसी की बाहों में सिमट करके अपने दुख दर्द बांटना चाहती हूँ। मैं भी एक पत्नी होने की खुशनुमा एहसास करना चाहती हूँ। मैं भी और लड़कियों की तरह अपने सपनों को जीने का हक रखती हूँ दीपेश। लेकिन आपने तो मेरे सारे सपने, मेरी सारी खुशियाँ, मेरे सारे हक मुझसे छीन लिए हैं। अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार दिल खोल करके कब हंसा था। क्या कभी आपने एक बार भी सोचा कि जब आपकी उपेक्षा भरी निगाह मुझ पर पड़ती है तो मेरे दिल पर क्या बीतती है? क्या कभी आपने मेरा दर्द महसूस करने की कोशिश की? नहीं की दीपेश, नहीं की। बल्कि आप तो मुझे दर्द की तरफ और ज्यादा धकेलते गए, इतना कि अब मैं उस दर्द से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। कितना आसान है आपके लिए ये सब करना, लेकिन मेरे लिए इसे सहना आसान नहीं है दीपेश। ऐसा नहीं है कि मेरे उस दर्द से आवाज नहीं आई, आवाज आई दीपेश, और इतनी आई कि एक दिन दर्द ने खुद ही उस आवाज से कहा, अब बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। इंसान तभी तक चिल्लाता है दीपेश जब तक उसमें दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसकी चीख नहीं निकलती, आंसू निकलते हैं। मेरे भी आंसू निकलते हैं दीपेश। जब आप मेरे सामने और लड़कियों से हंस हंस करके बात करते हैं, मुझे भी दर्द होता है। जब आप रात गए घर आते हैं और मेरी तरफ प्यार की एक निगाह दौड़ाए बिना सीधे बेडरूम में चले जाते हैं, मुझे भी तड़प होती है। जब आप मेरे कमरे में आते आते मेरा इंतजार किए बगैर चैन की नींद सो जाते हैं, मैं भी तरसती हूँ अपने मायके जाने के लिए, अपने परिवार, अपने लोगों से मिलने के लिए। लेकिन आपने तो मेरा हाल एक ऐसे सोने के पिंजरे में बंद पंछी सा कर दिया है जो सारे ऐसो आराम में सांस तो ले सकता है लेकिन जी नहीं सकता है। वो अपने पंखों को देख करके अपने मन को तसल्ली तो दे सकता है लेकिन खुले आसमान में उड़ने की खुशी महसूस नहीं कर सकता है। क्या गुनाह है मेरा दीपेश? बस इतना ही ना कि मुझे आपके फरेब से ऐतराज था, उस फरेब से जिससे मेरी उम्मीदें, मेरी खुशियां, मेरे अधिकार जुड़े थे। उस ऐतराज पर आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी कि मैं खुद का अस्तित्व ही भुला बैठी। क्यों दीपेश? मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों सहूं मैं ये सब? क्यों मैं अपने अस्तित्व का बलिदान करूं सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है, मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर डाला है, मेरे साथ साथ फेरे लिए हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं दीपेश कि उन्हीं फेरों के साथ आपने कुछ कस्में, कुछ वादे भी किए थे जिसे आप निभाना तो छोड़ो, उसकी कीमत भी नहीं समझ पाए। क्या आपने उन वादों, उन कस्मों की लाज रखी? नहीं रखी दीपेश। बस दिन रात पैसा 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 और केवल पैसा। मुझे नफरत है आपके पैसे और आपके उस पैसे के पीछे भागने वाले पागलपन से। वाह, क्या शानदार स्पीच दिया है तुमने, मन व्यथित कर दिया है मेरा। तुम्हारी इतनी इमोशनल कहानी सुन करके मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। क्या कहा तुमने? तुम्हें दर्द होता है। तुम्हें इतना दर्द क्यों होता है रंजना? इसमें कुछ नया तो नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक तुम्हारी आदत पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो शिकायत हो रही है मुझसे। चलो मैं तुम्हारी शिकायत दूर किए देता हूँ। आज मैं तुम्हारे हर दर्द का इलाज बन करके मिलूंगा तुमसे। हाँ तो रंजना जी, आपको अपने दर्द का एहसास इतना क्यों होता है? कभी मेरे दर्द का एहसास किया है आपने? नहीं किया है ना? फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों की मैं आपको दर्द समझूं? फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों की कि मैं आपका दर्द समझूं? वाह भाई वाह, अपना दर्द दर्द है, दूसरों का दर्द कुछ नहीं है। अपने दर्द की शिकायत करने वाली कहाँ थी तुम उस समय जब तुम्हारे भाइयों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था? कहाँ थी उस समय तुम जब तुम्हारी माँ ने मुझे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था? कहाँ थी तुम उस समय जब तुम्हारी माँ ने मुझे मेरा माँ की नाजायज औलाद कहा था? उस समय मुझे कितना दर्द हुआ था, तुम्हें कुछ अंदाजा है? यहाँ दर्द हुआ था मेरे, यहाँ जिसकी टीस आज भी रह रह करके उठती है मेरे दिल में। मैं किससे कहूँ अपना दर्द? हाँ, मैं किससे कहूँ? तुम तो सुनोगी नहीं, फिर किससे?
उस दिन से मैं खुद की ही नजरों में इस कदर गिर गया कि किसी और को उठाने के लायक ही नहीं बचा। मेरा दिल उस दर्द से इतना कठोर हो चुका है कि अब मुझ पर किसी के दर्द का कोई असर नहीं होता है। रंजना, तुम्हें मैंने सब कुछ दे रखा है सिवाय अपने दिल के, और वैसे भी उस दिल का तुम क्या करोगी जो पत्थर बन चुका है। रही बात मेरे दिन रात पैसे के पीछे भागने की, तो उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हें ही तो शिकायत थी ना कि मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम्हें कहीं का नहीं रखा, तो मैंने भी दिन रात पैसे के पीछे भाग भाग करके तुम्हारी लाइफ बना दी। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अभी तक तो तुम मेरे दिल से उतरी थी, लेकिन अब तुम मेरी नजरों से भी उतर चुकी हो। बेहतर होगा कि अब हम अपना रास्ता अलग कर लें। तुम अपना दर्द भुला करके अपना प्यार जियो रंजना, और मैं खुद को भुला करके खुद का दर्द जी लूंगा। जाओ रंजना जाओ। दीपेश, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? माना कि हमारे बीच दूरियां हैं, माना कि हमारे रिश्ते में एक पति पत्नी वाले रिश्ते की मिठास नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता तो है, दिल का ना सही दिखावे का ही सही, मगर दुनिया की नजरों में तो है। अगर मुझे आपको छोड़ करके जाना होता तो उसी वक्त चली गई होती जिस दिन आपका फरेब मेरे सामने आया था। तुम उस फरेब की बात नहीं करो तो अच्छा है रंजना। मैंने इतना बड़ा फरेब नहीं किया था जितनी बड़ी मुझे सजा मिली थी, लेकिन तुम्हारा फरेब इतना बड़ा होते हुए भी तुम्हारे फरेब की सजा नहीं मिल रही है, बल्कि इनाम मिल रहा है। कौन ऐसा पति होगा दुनिया में जो अपनी पत्नी को गैर के साथ देखना पसंद करेगा? मानना पड़ेगा किस्मत वाली हो तुम। भाई अब देखो ना, हीरे की परख तो बस जौहरी ही कर सकता है, और मैं ठहरा एक सीधा साधा मामूली इंसान। उसकी तरह पारखी नजर नहीं है मेरी, और शायद इसलिए तुम जैसे हीरे की परख भी नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी रंजना, सॉरी तुम्हें ना समझ पाने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें समझना भी नहीं चाहता। दीपेश, आप बात को नाहक ही इतना लंबा खींच रहे हैं। आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है अपने पुरुषत्व के अहंकार का। शायद इसलिए आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, या शायद समझ करके भी ना समझने का नाटक कर रहे हैं। आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, तो ठीक है, लेकिन इस तरह से मेरे स्वाभिमान, मेरे चरित्र को दागदार करके ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? दीपेश, दीपेश जोर से हंसते हुए, तुम तो त्याग, बलिदान, समर्पण की देवी हो रंजना। तुम्हारे लिए ये सहन करना कौन सी बड़ी बात है? इतना सहन तो किया है तुमने, 9 सालों से सहन करती आ रही हो तुम। जानती हो ना क्या सहन किया है तुमने? विरह की वेदना अविनाश के लिए। दीपेश, आप ये क्या कह रहे हैं? रहने दो रंजना, तुम मुझे इसकी सफाई ना ही दो तो बेहतर होगा। अब अगर तुम भरे जल में खड़ी होकर के भी बोलोगी, और तो और अगर मुझे तुम्हारा भगवान भी आकर के बोलेगा, तो भी मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम इस प्रेम विरह अग्नि में खुद को तपाने से रोक पाई होगी। इतने दिन तक मैं ये सोचता रहा कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी साधना, सब पर मैं काबिज हूँ। यही सोच मैं दिल में भरम पाले बैठा रहा कि हो सकता है समय के साथ मेरे दिल का जख्म भर जाए और एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया रंजना, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। देखो ना, भगवान भी कितना निर्दयी है, ऐसे कस कस के चोट दे रहा है मुझे कि अब तो मुझे खुद के इस दुनिया में होने पर भी अफसोस हो रहा है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा जख्म दर्द देने को तैयार बैठा रहता है। तुम्हें तो अपने दर्द की शिकायत है मुझसे, लेकिन मैं तो अपने दर्द की शिकायत भी नहीं कर सकता तुमसे। रो भी नहीं सकता, चीख भी नहीं सकता, केवल बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्या करूँ, पुरुष हूँ ना, पुरुषत्व आड़े आ जाता है। कहते कहते दीपेश की आंखों की कोर गीली हो जाती है, जिसे वो रंजना से छिपा करके भी नहीं छिपा पाता है। दीपेश, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है मेरे दिल में अभी तक अविनाश था? मैं आपके विरह अग्नि में खुद को तपा रही थी, मैं उसके विरह अग्नि में खुद को तपा रही थी। ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं दीपेश? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे शादी ही क्यों करती? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ रंजना, कि अगर तुम्हारे पास तुम्हें इतना प्रेम देने वाला, तुम्हारी पूजा करने वाला वो अविनाश पहले से था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे धोखे में क्यों रखा? मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? बताना तो छोड़ो,
तुम तो मुझे ऐसे देखती, बताना तो छोड़ो, तुम तो ऐसे दिखाती रही जैसे तुम प्रेम शब्द का अर्थ भी नहीं जानती। इसमें मेरी क्या गलती? फिर भी मैं अपने उस अनजाने में हुई गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुमने मेरे सामने शादी के 9 साल बाद अविनाश नाम का फरेब ला करके खड़ा कर दिया? क्यों रंजना? दीपेश, ये सब एक तरफा है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला आपको ऐसा फरेब क्यों दूंगी जो आपसे ज्यादा मेरे अस्तित्व, मेरे गौरव, मेरे स्वाभिमान को कलंकित करे। आप ही सोचो, क्या ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है? प्यार में इंसान शर्म नहीं करता रंजना। प्यार तो नाम ही है हद से गुजर जाने का। प्यार की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं है, और प्यार अगर सच्चा है तो कलंकित भी नहीं है। ये तो तुम मुझे ना ही बताओ रंजना। अविनाश की तरह ना ही सही, पर थोड़ी बहुत प्यार की परिभाषा तो मैं भी जानता हूँ। सही कहा ना मैंने? नहीं दीपेश, आपने सही नहीं कहा। प्यार में सीमा लांघना और उसका कलंकित ना होना ये तभी सत्य है जब प्यार दोनों तरफ से पूरी शिद्दत से निभाया जाए। एक शादीशुदा लड़की के मन में अपने पति को छोड़ अगर दूसरे के लिए ऐसा विचार भी आए तो ये प्यार नहीं, इसे क्षण भंगुरता, आकर्षण कहते हैं, जो शायद अपने पति के दिल के नजदीक ना होने का परिचायक हो सकता है, लेकिन निष्कलंक प्यार बिल्कुल नहीं। चलो तुम्हारी बात ही सही है, निष्कलंक प्यार ना सही, आकर्षण ही सही। कम से कम तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुम उसकी ओर आकर्षित हो। बस दीपेश, बस बहुत सुन चुकी मैं, और बहुत सुना चुके आप। अब और नहीं। मैं जितना सहती जा रही हूँ आप तो उतना ही मुझे दबाते जा रहे हैं। लेकिन अब बस। आपको पता है दीपेश, किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे बीच खत्म हो चुका है। अब जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं कर ही क्या सकती हूँ? देखिए दीपेश, कोई भी रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाए। लेकिन यहाँ तो रिश्ते का बोझ मैं अकेली ढोती आ रही हूँ। आपको तो जैसे कोई गरज ही नहीं है। लेकिन कब तक, आखिर कब तक दीपेश? मैं अकेले कब तक चलूं? अब नहीं चला जाता मुझसे, थक गई हूँ दीपेश। मैं इस रिश्ते का बोझ अकेले उठाते उठाते मैं थक गई हूँ, और अब मुझे भी यही लगता है कि हमारा एक दूसरे से दूर हो जाना ही बेहतर है। मैं सुबह जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, अपने बच्चों को लेकर के। मुझे नहीं पता मेरी तकदीर मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैं इतना तो भी जानती हूँ कि जहां भी रहूंगी सुकून से रहूंगी। कम से कम वहां मुझे किसी की उपेक्षा तो नहीं झेलनी पड़ेगी। मेरे स्वाभिमान, मेरे वजूद को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। किसी के सामने खुद को प्रूव तो नहीं करना पड़ेगा मुझे। दीपेश, जो इतनी देर से खड़ा रंजना की बातों पर मूक बना हुआ था, बोल पड़ता है। हाँ हाँ, शौक से जाओ, जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ। तुम्हें रोक भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम अकेले जाओगी। ये मत भूलिए दीपेश, एक पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है अपने बच्चों पर। मैं अपने बच्चों को आपके साथ नहीं छोड़ सकती। अच्छा, रखोगी उन्हें कहाँ? क्या खिलाओगी? दे पाओगी उन्हें वो सब कुछ जिनकी उन्हें आदत है? कर पाओगी उनके शौक पूरे? और तुम्हारे गुनाह की सजा मेरे बच्चे क्यों भुगते? ये मत भूलो रंजना, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति भले हो करके भी ना हो, लेकिन मेरे बच्चों का पिता है, और उनके पिता के रहते उन्हें जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़े, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि तुम बच्चों के उठने से पहले ही यहाँ से चली जाओ। रंजना कसमसा उठती है। लेकिन दीपेश, अभी बहुत छोटे हैं, वो नहीं रह पाएंगे मेरे बगैर। उन्हें आदत है मेरी, आप नहीं संभाल पाओगे। उन्हें मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, ये सोचना मेरा काम है रंजना। बाप हूँ उनका, इतना हक तो बनता है कि इसकी चिंता तुम मत करो। वाह दीपेश, बच्चों पर आपका हक अकेले का कैसे हो गया? मैं माँ हूँ उनकी, 9 महीने कोख में रखा है उन्हें, मेरे हक का कुछ नहीं। तुम किस हक की बात कर रही हो रंजना? उस हक की जो तुम खो चुकी हो। तुमने तो ये हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने पहली बार उस अविनाश से बात की थी, उसके बारे में सोचा था। क्या किसी से बात करना गुनाह है दीपेश? नहीं, किसी से बात करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो किसी बात तक ही रहे। लेकिन तुम्हारा रिश्ता बात से बहुत आगे का है रंजना, जिसका पता मुझे अब चल रहा है। तुम तो अच्छा घुमा रही थी मुझे, वो तो भगवान ने बचा लिया, वरना मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं कितना गलत था मैं। तुम विश्वास की बात कर रही हो ना, तो और कितना विश्वास होना चाहिए था।
था मेरा तुम पर, इतना विश्वास तो किया था, और उस विश्वास के रूप में मुझे क्या मिला? फरेब, और वो भी कोई ऐसा वैसा फरेब नहीं, सोची समझी साजिश के तहत पूरा प्री प्लान किया हुआ अविनाश नाम का फरेब, जिसकी भनक इतने दिनों तक मुझे नहीं लगी। वो तो तुम्हारा लेटर मेरे हाथ लग गया, वरना तुम मुझे पता नहीं और कितने दिन तक बेवकूफ बनाने वाली थी। अब तुम्हारे लिए और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे कुकर्मों का परिणाम मेरे बच्चों के आगे आए। ठीक है दीपेश, ठीक है दीपेश, मैं जा रही हूँ, अपने बच्चों के बगैर ही जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि आप कभी खुश नहीं रहोगे। आपने मुझे जो दर्द दिया है, मैं उस दर्द के साथ जी तो लूंगी, लेकिन आप कैसे जियोगे जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा? और वो दिन बहुत जल्द आएगा, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है रंजना, ये तो तुम सोचना भी मत। गलती का एहसास उन्हें होता है जो गलत होते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। अगर कोई गलत है तो वो तुम हो, बस तुम। सही समय का इंतजार कीजिए दीपेश, आप खुद की जान जाएंगे, आप खुद ही जान जाएंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और वैसे भी अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ बचा ही कहाँ रह गया है। ठीक है, जब तुम इतना जान ही गई हो तो एक निगाह घड़ी की तरफ भी दौड़ा लो। 5:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे बच्चे उड़ जाएंगे। समझ तो तुम गई ही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी अच्छी तरह से समझ गई हूँ दीपेश, तो फिर देर किस बात की, पैकिंग शुरू करो अपनी। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ जहाँ तुम कहो। आफ्टर ऑल इतने दिन रही हो मेरे साथ, इतना तो बनता ही है तुम्हारे लिए। इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है दीपेश, मैं खुद चली जाऊंगी। एज यू विश। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि भाई तुम यहाँ से जाने के बाद ये ना सोचो कि बंदा अच्छा नहीं था। रंजना उसकी तरफ व्यंग भरी नजरों से देखती है और कहती है, नहीं दीपेश, आप मुझे नहीं भी छोड़ोगे तो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बंदा अच्छा नहीं था। मेरे लिए तो आप हमेशा अच्छे थे, अच्छे हो और अच्छे ही रहोगे। पता है क्यों? इंसान जिससे प्यार करता है उसकी कमियों के साथ करता है, और मुझे तो आप अपनी हर कमी के साथ पसंद हो। ये बात अलग है कि आप मुझ में कमी निकालने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हो। खैर, ये आप नहीं समझोगे। हाँ सही कहा तुमने, ये मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है प्यार क्या होता है। अगर कोई समझेगा तो वो केवल अविनाश है, जिसे प्यार का मतलब पता है। रंजना निकलने से पहले आखिरी बार अपने बच्चों के कमरे में जाती है, उन्हें स्नेहिल नजरों से देखती है, मातृत्व की बौछार करती है, उन्हें सहलाती है, चूमती है और कहती है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, लेकिन तुम्हारी मम्मा गलत नहीं है। शायद ये बात समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो और मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगी। बस इतना समझ लो कि आपकी मम्मा जो भी कर रही हैं, ये उसकी मजबूरी है। आपके पापा ने आपकी मम्मा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है मेरे बच्चों, इसलिए आपकी मम्मा को ये कदम उठाना पड़ रहा है। आप ये मत सोचना कि आपकी मम्मा आपको छोड़ करके जा रही हैं। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय। और देखो, मेरे ना रहने पर आप पापा को परेशान बिल्कुल भी मत करना। मुझे पता है आप सुबह उठते ही मुझे बुलाओगे, मेरे ना बोलने पर मेरे बारे में पूछोगे और मुझे ना पा करके रोओगे, लेकिन आप बिल्कुल भी मत रोना, आप तो मेरे बेब्र बच्चे हो ना। इतना कहते कहते रंजना फूट फूट करके रोने लगती है। मुझे नहीं पता है कि मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी, लेकिन रहना पड़ेगा। आपके पापा को अपनी गलती का एहसास कराने और उनको आपके मम्मा की बैलू समझाने के लिए मुझे आप लोगों के बगैर रहना पड़ेगा। इतना कह करके रंजना कमरे से निकल जाती है। तेरी तस्वीर आंखों से हटाऊं भी तो कैसे, दिल से मेरे तुझे निकाल पाऊं भी तो कैसे, बेवफाई का दाग खुद से छुड़ाऊं भी तो कैसे, अपने जख्मों पर मरहम लगाऊं भी तो कैसे। मुमकिन मगर अब तो ये भी नहीं है, तुझको सोचूं वहां तक ये भी नहीं। कैब में धीमी आवाज में बज रहा ये गजल लग रहा था जैसे रंजना के लिए ही लिखा गया था। उसके आंखों से आंसू बाहर निकलने को बेताब थे, लेकिन रंजना अपने मन को कठोर करते हुए उन आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश में लगी हुई थी। वो कैब में बैठी सोच ही रही थी कि अपने घर वालों को वो क्या बताएगी, उन्हें वो दीपेश के घिनौनी सोच से कैसे अवगत कराएगी, बच्चों के बारे में क्या जवाब देगी, उन लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी, वगैरह वगैरह। कि तभी उसका फोन घनघना उठता है। वो स्क्रीन पर नजर टिकाती है तो दीपेश नाम देख करके अचकचाती है। दीपेश का फोन,
लेकिन वो मुझे क्यों फोन करने लगा। वो सोच ही रही थी कि सहसा उसे बच्चों का ख्याल आता है और बच्चों का ख्याल आते ही वो बिना एक पल देरी किए फोन रिसीव कर लेती है। उधर से कीकू की आवाज थी, मम्मा आप कहाँ हो? इतनी सुबह सुबह तो आप कहीं जाते नहीं, फिर आज कैसे चले गए? पापा भी कुछ नहीं बता रहे हैं, आओ ना जल्दी, आपको हमें तैयार भी तो करना है वरना हम लेट हो जाएंगे। कीकू की आवाज सुनकर के रंजना भावुक हो जाती है और जो आंसू उसने अब तक अपने आंखों में संभाले हुए थे उन आंसुओं से अपने कपोलों को भिगोने से खुद को रोक नहीं पाती है। लेकिन कीकू को इसका आभास ना कराते हुए वो अपने रूंधे गले को साफ करते हुए कहती है, पापा कहाँ है कीकू? पापा वॉशरूम में है, मैंने उनसे छुप करके आपको कॉल किया है। देखो बेटा, अभी आपकी मम्मा का वहाँ लौटना मुमकिन नहीं है क्योंकि आपकी मम्मा बहुत जरूरी काम से बाहर आई हुई हैं। हो सकता है उस काम में कुछ वक्त लगे। आप जैसा पापा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करो। और हाँ, पीहू का भी ख्याल रखना, आप बड़े हो ना तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन मम्मा, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया कि आप हमारे उठने से पहले ही चले गए? कीकू रुआसा होकर के कहता है, ओ मैं आपको आकर के बताऊंगी बेटा, अभी नहीं बता सकती। बस आप इतना समझो कि आपकी मम्मा जो भी कर रही हैं आप लोगों के लिए ही कर रही हैं। लव यू बच्चा, अपना ख्याल रखना और पापा को परेशान मत करना। मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगी, बस तब तक के लिए आप थोड़े से और बड़े हो जाओ और समझदार भी। वैसे समझदार तो आप हो ही, मुझे पता है आप मम्मा की बात को समझोगे और उनकी बात मानोगे भी। ठीक है, अभी रखती हूँ, आप जाओ जल्दी से तैयार हो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। बाय मेरा बच्चा। कहते हुए रंजना कॉल कट कर देती है। कॉल कट करते ही वो फूट फूट करके रोना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर का ख्याल आते ही वो खुद को नियंत्रित करती है। अपने आंसुओं को साफ करते हुए वो उसके बारे में सोचती है जिसका सामना उसे कुछ देर बाद करना था। 3 घंटे के सफर के बाद अब वो अपने मायके में थी। सुबह सुबह रंजना को इस तरह बगैर बच्चों के देख उसकी माँ कुछ बुरा होने की आशंका से भर उससे सवाल करती है, क्या हुआ रंजना, इतनी सुबह वो भी अकेले? बच्चे कहाँ हैं? और दीपेश? बताती हूँ मम्मी, सब बताती हूँ, पहले मुझे फ्रेश हो जाने दो, ब्रश तक नहीं किया है मैंने अभी तक। अरे ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हें वहाँ से इस तरह से निकलना पड़ा? बताती हूँ, कुछ देर सांस तो ले लेने दो। तुम तो मुझे देख करके ऐसे परेशान हो रही हो जैसे यहाँ आ करके मैंने कोई गलती कर दी है। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसलिए। हाँ मुझे पता है आपकी मेरी फिक्र है। रंजना अपनी माँ की बात को काटते हुए कहती है और आगे कुछ ना बोलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। 1 घंटे बाद अब बताओ क्या हुआ? क्या होगा मम्मी? दीपेश का वही दकियानूसी ख्याल और उसकी कुछ न समझने की बीमारी। आप तो जानती ही हो उन्हें, अगर किसी बात की जिद पकड़ ली तो फिर उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। तो बस इस बार उनकी जिद थी कि मैं कुछ महीनों के लिए आप लोगों के पास आकर के रहूं। ऐसी कैसी जिद? कुछ बात तो होगी, क्या छुपा रही हो तुम हमसे? खुल करके बताओ क्या हुआ है। ये खुल करके ही बता रही हूँ मम्मी। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ और आप मुझे और परेशान ना करें। बस इतना समझ लो कि मैं कुछ महीने यहीं रहने वाली हूँ, वो भी बगैर बच्चों के। मुझे नहीं लगता है कि आपको या भाई भाभी को इससे कोई ऐतराज होना चाहिए। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो सबके लिए अच्छा होगा और शायद मेरे लिए भी। मेरी तैयारी भी ठीक से हो जाएगी जिससे मुझे नौकरी मिलने में भी आसानी हो जाएगी और फिर मैं अपने बच्चों को अपने पास ला सकूंगी। ये बच्चों वाली लाइन उसने फुसफुसाहट के साथ कही थी। उसकी बात सुन करके रंजना की माँ जान गई थी कि कुछ न कुछ ऐसा बड़ा जरूर हुआ है जिससे रंजना को ऐसा कदम उठाने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि रंजना बच्चों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाती है। फिर अचानक से इतना बड़ा फैसला। बहरहाल वो ज्यादा सवाल करके रंजना के जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी और वैसे भी वो इतनी समझदार तो थी ही कि अपना अच्छा बुरा
अच्छे से समझ सकती थी। यही सोच उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। देखो रंजना, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और दीपेश के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन इसका असर बच्चों तक आना ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सब जल्द ही ठीक हो जाए और इन सब में गलती चाहे किसी की भी हो, उसे इसका एहसास हो जाए। और रही बात तुम्हारे यहाँ रहने की, तो ये तुम्हारा भी घर है। तुम जब तक ठीक समझो आराम से यहाँ रह सकती हो। वैसे जितना मैं दीपेश को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ रहने देगा। चलो अब कुछ नाश्ता करके आराम कर लो। सफर में थक गई होगी। सफर में तो नहीं, लेकिन हाँ थक जरूर गई हूँ। मन से और दिमाग से दोनों जगह से स्थिर नहीं हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जिसका जवाब मुझे पाना है और देना है। बहरहाल तब तक मुझे अपने मन और दिमाग दोनों को समझाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि मैं इसमें कितना कामयाब हो पाऊंगी, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। ये कोशिश ही मुझे मेरा रास्ता दिखाएगी और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी। मैं इस तरह टूट नहीं सकती। मुझे रोकना होगा मुझे खुद को टूटने से, बिखरने से। अगर मैं टूट गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मेरे बच्चों, आपकी मम्मा हार गई अपनी लाइफ से भी और आपसे किए वादे से भी। उसी दिन शाम के 4 बजे रंजना बिस्तर पर लेटे लेटे अपने और दीपेश के रिश्ते के बारे में सोच ही रही थी कि उसका फोन घनघना उठा। घनघनाहट सुन करके उसकी तंद्रा भंग हुई और उसकी नजर फोन के नंबर पर जड़ हो गई। नंबर था अविनाश का। रंजना अविनाश से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसका फोन नहीं उठाना चाह रही थी। 2 बार अवॉइड करने के बाद भी वो स्विच ऑफ करने ही जा रही थी कि उसे वो बात याद आ गई जो उसके जेहन में अविनाश से मिलने के बाद से ही कौंध रही थी। बस फिर क्या था? अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए उसने अविनाश का तीसरी बार वाला कॉल रिसीव कर लिया। हेलो रंजना, उधर से आवाज आती है। हाँ बोल रही हूँ। ओ थैंक गॉड, तुम ठीक तो हो? मैं परेशान हो गया था। तुमने 2 बार कॉल रिसीव नहीं किया तो मन में पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आने लगे। वैसे क्या कर रही थी तुम? और दीपेश कैसा है? कुछ कह रहा था मेरे आने के बाद? अरे भाई, इतने सवाल एक साथ करोगे तो जवाब देना मुश्किल होगा। एक एक करके पूछो। अरे हाँ रुको तुम, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। कहते हुए अविनाश कॉल कट कर देता है। रंजना खींचते हुए, ये अविनाश भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे कुछ एबनॉर्मल लगता है। कुछ तो है ऐसा जो ये पूरी दुनिया से छिपाए बैठा है। इसका बिहेवियर कुछ अटपटा सा है, पता नहीं क्यों। वो सोच ही रही थी कि अविनाश का वीडियो कॉल आ जाता है। वो अपने चेहरे पर नॉर्मल भाव ले आते हुए कॉल रिसीव करती है। अविनाश रंजना को आज ऐसे देख रहा था जैसे उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। रंजना अविनाश को अपनी ओर इस कदर देखता पा करके थोड़ा सा हड़बड़ाती है और फिर तुरंत ही संभलते हुए अविनाश पर सवालिया निगाह दौड़ाते हुए पूछती है, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ खास नहीं, मैं देख रहा था तुम्हारी आंखें कुछ सूजी हुई सी दिख रही हैं, जो तुम्हारे छिपाए कई रहस्य उजागर कर रही हैं। रंजना सकपकाती है उसके सवालों से और कहती है, रहस्य? कैसा रहस्य? रहस्य? कैसा रहस्य? मुझे क्या पता कैसा रहस्य? ये तो तुम ही बता सकती हो कि वो क्या है जो तुम मुझसे इतने दिन से छिपाती आ रही हो। मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारी आंखें क्यों झूठ बोल रही हैं? मेरा मन क्या समझने में गलती कर रहा है? देखो रंजना, तुमने मुझे अभी तक वो दर्जा दिया कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे दोस्ती की कसम है आज तुम मुझसे अपना सारा दर्द बयां करोगी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर उस दर्द की वजह मैं रत्ती भर भी हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें उस दर्द से निजात दिला सकूं। प्लीज रंजना, कुछ तो कहो। देखो, ऐसे चुप रह करके तुम अपनी तकलीफ और मत बढ़ाओ। तुम्हें नहीं पता है शायद कि तुम्हें तकलीफ में देख करके मुझे कितनी तकलीफ होती है, मैं बता भी नहीं सकता। प्लीज रंजना, आज तुम्हें बोलना होगा। बोलो रंजना, बोलो। उसके बार बार कहने पर रंजना चीख उठती है। क्या जानना चाहते हो तुम? हाँ क्या बताऊं मैं कि मेरा और दीपेश का रिश्ता फरेब की बुनियाद पर खड़ा सिर्फ दिखावे का रिश्ता है। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है और जो रही सही कसर थी वो तुम्हारे आने से पूरी हो गई। अब बोलो क्या करोगे तुम? कुछ कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते हो अविनाश, कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस मुझ पर हंस
सकते हो। हंसो हंसो अविनाश, तुम भी हंसो, मेरे हालात की तरह तुम भी हंसो मुझ पर। कहते हुए रंजना फूट फूट करके रोने लगती है। ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम पर हंसूंगा? ऐसा तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? क्या करूं मैं अविनाश, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं ऐसे कसमकस में जकड़ी हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जो सीधा हो, सारे रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, जिस पर चलना मेरे लिए आसानी हो चला है। और क्या जरूरत थी तुम्हें वहां आने की? हाँ, वो भी झूठ का सहारा लेकर के। क्यों किया तुमने अविनाश ऐसा? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। दोस्त ऐसे होते हैं तुम्हारी तरह, जो अपने दोस्त की चलती ठीक ठाक गृहस्थी में आग लगाने का काम करें। मैं मानती हूँ कि हमारा रिश्ता उतना ठीक नहीं था जितना होना चाहिए, लेकिन कम से कम मैं अपने बच्चों के पास तो थी, उन्हें देख तो सकती थी, उन पर अपनी ममता का हक तो अदा कर सकती थी। सब कुछ बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। सब कुछ जो अपना था वो मुझसे छिन गया। देखो पहले तुम रोना बंद करो। नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए, प्लीज। और ये क्या कह रही हो तुम? मुझे बताओ क्या हुआ है मेरे आने के बाद? क्या होगा? वही हुआ जो होना चाहिए था। उसके हाथ तुम्हारा वो लिखा लेटर लग गया। चिंगारी तो पहले ही थी, उस पर तुम्हारा आना उस चिंगारी को भड़काने में घी का काम कर गया। क्या लेटर? क्या वो लेटर तुमने अभी तक संभाल करके रखा हुआ था? हाँ, रखा हुआ था, लेकिन सच कहूँ तो मैं भूल भी चुकी थी उस लेटर को। पता नहीं कैसे दीपेश के हाथ लग गया। हाँ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। तुमने बताया नहीं उसे कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो भी था सिर्फ मेरी तरफ से था। बताया अविनाश, सब बताया, पर वो कुछ सुनने को तैयार हो तब ना। उसने तो बस एक ही रट्टा लगा रखी है। मैंने उसे धोखा दिया है, उससे छल किया है, जबकि सच्चाई तुम्हें भी पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उससे मिल करके मुझे लगा कि वो एक सुलझे हुए व्यक्तित्व का मालिक है, लेकिन मैं गलत था। दीपेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उसने ठीक नहीं किया। आखिर बीवी हो तुम उसकी, इतना विश्वास तो होना ही चाहिए तुम पर उसका। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे। मैं बताऊंगा उसे कि जो गुनाह तुमने किया ही नहीं, उसकी सजा वो तुम्हें इस तरह से नहीं दे सकता। कोई फायदा नहीं अविनाश, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं समझेगा वो। अभी वो बहुत गुस्से में है, और ऐसा ना हो कि उसी गुस्से में वो तुम्हारे साथ भी कोई बदतमीजी कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें उसकी ऊट पटांग बातें सुननी पड़े। हमें सही समय का इंतजार करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और प्लीज अविनाश, जब तक मैं इन सब चीजों को ठीक ना कर लूं, तुम मुझसे दूर ही रहो। ऐसे कैसे दूर रहूं, वो भी ऐसे समय जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या इसलिए तुम्हें दोस्त माना था कि तुम्हारे बुरे समय में मैं तुमसे दूर हो जाऊं? नहीं रंजना, इसका सामना हम दोनों मिल करके करेंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो अब इसे ठीक भी हम ही करेंगे। बस तुम अपने मन को हल्का रखो। एक बात पूछूं तुमसे अविनाश, क्या तुम सच सच बताओगे? हाँ पूछो, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? यही तो बात है अविनाश, आजकल कब कौन कैसा झूठ बोल दे क्या पता। अविनाश संशय भरी निगाहों से रंजना को देखते हुए पूछता है। मतलब समझा नहीं मैं, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ, फिर भी भोला बनने का नाटक क्यों? अविनाश, पहेलियां मत बुझाओ रंजना, साफ साफ कहो क्या बात है। तुमने झूठ क्यों कहा अविनाश कि तुम अपने मौसी की लड़की की शादी अटेंड करने आए थे अपनी माँ के साथ? ओह अच्छा, हाँ तो इसमें झूठ क्या है? सच ही तो कहा था। फिर झूठ? तुम कब से झूठ बोलने लगे अविनाश? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें तो झूठ से नफरत है। फिर ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे भाई, कह तो रहा हूँ कि झूठ नहीं कह रहा हूँ, अब कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? अच्छा तो ये बताओ कि हमारे हिंदू धर्म में सितंबर महीने में कब से शादियां होने लगी? उसका सवाल सुन करके अविनाश सकपका जाता है। उसका कोई जवाब देते नहीं बनता है। क्यों बोला झूठ तुमने? हाँ देखो रंजना, तुम मुझे गलत मत समझो। हाँ मैंने बोला था झूठ, तो और क्या करता मैं? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था तुमसे मिलने का। मैं तुम्हें बस एक बार सामने से देखना चाहता था, जिसके लिए मुझे
उस झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन यकीन मानो इसके पीछे मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर और नेक था। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था, दैट्स इट। क्यों देखना चाहते थे तुम मुझे? हाँ, सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है ना? तुम मुझे अब भी उसी नजरिए से देखते हो ना? सच कहा ना मैंने अविनाश? क्यों अविनाश क्यों? जबकि तुम जानते हो मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम ठीक नहीं अविनाश। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से वहाँ आने की? तुम्हारी उस नादानी की वजह से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। अंदाजा है मुझे रंजना, अंदाजा है। और ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, और ये रिश्ता प्यार से कहीं बढ़ करके भी था मेरे लिए, जो आज तक चला आ रहा है। बस उसी दोस्ती की परवाह कह लो तुम कि मुझे तुम्हारी फिक्र आज भी है और हमेशा रहेगी, शायद तब तक जब तक मेरी सांस रहेगी। अब इसे तुम कुछ और नजरिए से देख रही हो तो देख सकती हो, लेकिन मेरी नजर में ये एक दोस्त के लिए सम्मान है जो मुझे तुम्हारी फिक्र करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इसी के साथ एक ये भी सच है कि मैं सच में नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो दीपेश को एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान समझ रहा था। मुझे क्या पता था कि वो इतनी छोटी सोच रखता है, वरना मैं वहां कभी ना आता। वो तो जब से तुम्हारे सिर में चोट लगी है तब से मैं तुम्हें लेकर के थोड़ा परेशान हो गया था। बहुत समझाया खुद को, पर समझा नहीं पाया, और फिर तुम्हें देखने की ऐसी ललक की खुद को रोक नहीं पाया वहां आने से। सॉरी रंजना, माफ कर दो मुझे, अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। माफी मत मांगो अविनाश, तुम्हारे माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। जो होना था वो हो गया, अब मुझे आगे को देखना होगा। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसने मेरे बच्चों को मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया। अब वो उनको कैसे मैनेज कर रहा होगा, मैं तो यही सोच करके परेशान हो जाती हूँ। ये दीपेश भी ना अपने जिद के आगे किसी की सुनता नहीं है। खैर, अब तो मुझे अपने बच्चों को जल्द से जल्द अपने पास लाना है। बस तुम चिंता मत करो रंजना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे भी तुम्हारे पास होंगे और दीपेश को भी अपनी गलती का एहसास होगा, तुम देखना। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे रंजना, सच सच बताओगी तुम? पूछो। क्या मैं तुम्हारे और दीपेश के बीच खराब रिश्ते की वजह जान सकता हूँ? ये एक लंबी कहानी है अविनाश, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी। क्यों, अभी कोई काम कर रही हो क्या? मुझे आज ही जानना है, प्लीज बताओ ना, प्लीज रंजना। ठीक है, तुम्हें आज ही सुनना है तो मैं बताती हूँ। बात तब की है जब हम लास्ट टाइम मिले थे, मैं, स्वारा पाखी और तुम उस रेस्टोरेंट में। वहां से निकलने के बाद हम तीनों घर की तरफ आ रहे थे कि तभी मेरा ध्यान न जाने किधर होने की वजह से मैं एक कार से टकरा गई। चोट तो ज्यादा नहीं आई, लेकिन पैर में मोच आ गई। अकस्मात हुए इस एक्सीडेंट से पाखी और स्वारा काफी घबरा गई और काफी गुस्से में भी आ गई। मेरे मना करने के बावजूद वो उस कार के ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के से उलझ पड़ी। वो बार बार सॉरी बोल रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उस लड़के ने जब देखा कि भीड़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है तो वो डर गया। उसने मुझे जल्दी से अपने कार में बिठाया और स्वारा पाखी से रिक्वेस्ट करते हुए मुझे हॉस्पिटल ले जाने को किसी तरह से उन्हें राजी किया। फिर उसने वहां न केवल मेरा ट्रीटमेंट कराया बल्कि पूरा पेमेंट भी किया। मैंने मना भी किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसके बाद हम तीनों को अपने कार से ही घर तक छोड़ने भी आया और जाते जाते हम तीनों से एक बार फिर से माफी मांगी। बात आई गई हो गई। इस बात को गुजरे 3 दिन हो चुके थे। उसी बीच में मेरे मासी के लड़की की शादी भी थी, जिसमें मेरा जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी सेम एज होने और एक ही शहर के होने की वजह से मेरा रिश्ता उससे एक कजिन से बढ़ करके था। फिर क्या था, हमने उसकी शादी में जाने की तैयारी जोरों शोरों पर शुरू कर दी। मेरे परिवार के अलावा उस शादी का हिस्सा स्वारा और पाखी भी थी। जिस दिन हम वहां पहुंचे थे उसी दिन पम्मी का लेडीज संगीत था। पम्मी यानी कि मेरे मासी की लड़की,
घर के रिश्तेदारों की भरमार थी, जिनमें आधे से ज्यादा को तो शायद मैं पहचानती भी ना थी। इसका कारण भी था, मेरी मौसी की 5 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनमें से 4 बेटियां और 1 बेटे की शादी उस समय तक हो चुकी थी। तो उन सभी के ससुराल वालों के भी यहाँ के लोग इकट्ठे थे। खैर, शादी वाला घर होता ही ऐसा है जहाँ हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। शाम तक हम सारे एक दूसरे को अच्छे से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जानने पहचानने जरूर लगे थे, सिवाय एक के। वो दिन मेरी जिंदगी का अलग ही दिन था, जहाँ से मेरी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला था और जिसकी खबर तक नहीं थी मुझे। शाम को 6 बज रहे थे, प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला था और उसी के साथ मेरी जिंदगी का नया अध्याय भी, जो मेरी आने वाली जिंदगी का एक नया मोड़ देने वाला था। मेरी पायल मचाए शोर कि मेरा दिल ले गया चोर, कि हाय मैं क्या करूं, कि हाय मैं क्या करूं। तालियों की आवाज से पूरा हाल गूंज रहा था। वाह क्या बात है, बहुत ही कमाल का डांस किया है तुम दोनों ने, भीड़ में से किसी ने कहा। वैसे एक बात है, तुम लोगों के बगैर तो यह महफिल ही अधूरी थी। जी थैंक यू कहते हुए पाखी स्वारा रंजना को खींचती हैं डांस के लिए, लेकिन रंजना का मूड नहीं था डांस करने के लिए। उसके पापा के गुजरे अभी 3 महीने ही हुए थे, जिसका गम शायद उसके दिल में रह गया था, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन पम्मी के जोर देने पर उसका दिल रखने के लिए वो डांस करने को तैयार हो जाती है। और फिर पम्मी जिस गाने की फरमाइश रंजना के लिए करती है, वो गाना था, तेरी आंखें हैं या कटार हैं, मेरे दिल पर करती वार हैं, तेरा हुस्न महताब है, तू लगती लाजवाब। गाना खत्म होते ही एक बार को पूरे हाल में सन्नाटा पसर जाता है और फिर 1 मिनट के बाद तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है कि पूरा हाल उन तालियों से थर्रा जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल का डांस हो गया रंजना। वाह भाई, मानना पड़ेगा, चारों तरफ से तारीफ के पुल बांधे जाते रहे। डांस तो सभी ने किया था, लेकिन रंजना ने वाकई बहुत अच्छा किया था। उसी डांस की वजह से जो उसे नहीं जानते थे वो भी उसे पहचानने लगे और दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। रंजना को भी दोस्त बनाने से कोई गुरेज नहीं था, बशर्ते वो लड़की हो। संगीत समारोह खत्म हो चुका था। सारे जो बाहरी थे वो खा पी करके जा चुके थे। अब घर के जो बचे हुए लोग थे वो खाने बैठे थे, जिनमें ज्यादातर घर की लड़कियां और बहुएं थी। खाना खाते समय रंजना, पाखी और स्वारा की नजर अचंभित हो जाती है जब उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का उन्हें पानी सर्व कर रहा था। उसे देख पाखी ने रंजना से कहा, अरे यार, ये वही लड़का है ना जिसने उस दिन तुम्हें अपनी कार से टक्कर मारा था, ये यहाँ भी आ गया। उसने ये बात धीरे से कही थी, लेकिन उस लड़के के कान में पता नहीं कैसे पहुंच गई। उसने पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी सही पहचाना आपने, इंतफाकन मैं वही हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ खुद से नहीं आया, बुलाया गया हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप आंटी से पूछ सकते हो। और हाँ, उस दिन जो हुआ वो अनजाने में हुआ। मैंने इन्हें जानबूझ करके टक्कर नहीं मारी थी, जिसकी माफी मैं आप सब से उसी दिन मांग चुका हूँ। मिस जो भी हो आपका नाम। उसकी बात सुन पाखी ये सोच करके सिटपिटा जाती है कि जो बात उसने रंजना से धीरे से कही थी, उस बात को उस लड़के ने सुन लिया था। लड़के ने पाखी के चेहरे के मनोभाव शायद पढ़ लिए थे। उसने कहा, आपने कहा धीरे से था, लेकिन मेरे कान थोड़े ज्यादा ही तेज हैं, इसलिए मैंने सुन लिया। और कहने के साथ ही हंस देता है, जिसे देख पाखी तिलमिला जाती है। उस तिलमिलाहट देख लड़का कुछ संजीदा होते हुए कहता है, अरे आप तो गुस्सा हो गई हैं, अब इतना भी क्या गुस्सा होना। बाय द वे, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कहने के साथ ही एक बार फिर से हंस देता है और हंसते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। उसकी बातों पर स्वारा और रंजना भी हंसे बिना नहीं रह पाती। फिर तो पाखी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वाह, नहीं नहीं, हंस लो, अब तुम लोग भी हंस लो, पर याद रखो तुम्हारी फ्रेंड हूँ मैं, ओ नहीं, जब फंसोगी तो मैं ही काम आने वाली हूँ। अरे बाबा, तुम तो बात बात पर चिढ़ जाती हो, अब छोड़ो गुस्सा और लो ठंडा पानी पियो, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। स्वारा ने मजाकिया अंदाज में पाखी की चुटकी लेते हुए कहा।
कहा। इतने में फिर से वही लड़का पानी का जग लेकर के आ जाता है। हाँ हाँ पीजिए, हम खड़े हैं आपकी खिदमत में। आप फिर आ गए, पाखी ने चिढ़ते हुए कहा। तो कहाँ जाए मैडम, हमारा तो काम ही यही है दूसरों की सेवा करना, खुशी मिलती है हमें। देखिए आप नाराज ना हो, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो ठीक है, अगेन सॉरी। ज्यों का त्यों भरा हुआ है, खाने के बीच बीच में 1-2 घूंट पानी पीते रहना चाहिए, अच्छा होता है, ऐसा मेरी माँ कहती हैं। उस लड़के ने रंजना से मुखातिब होकर के कहा। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा किया आपने बता दिया। और क्या कहती हैं आपकी माँ, पाखी ने व्यंग भरे स्वर में कहा। और भी बहुत कुछ है जो समय समय पर बताता रहूंगा, फिलहाल आप लोग पानी पीजिए, बंदा खड़ा है आपकी सेवा में। अब जब तक आपका पूरा खाना खत्म नहीं हो जाता है मैं यहीं रहूंगा, डोंट वरी। तो आप ऐसे रहे हो जैसे हम यहाँ खाना खाने नहीं पानी पीने ही बैठे हैं। आप इतनी तकलीफ ना करें, जग यहीं रख करके जाएं, हम खुद ही ले लेंगे, अब की स्वारा ने कहा था। अरे ऐसे कैसे ले लेंगे, वो भी मेरे रहते हुए, पानी तो आपको मैं ही पिलाऊंगा। आखिर जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं, और मैं ठहरा एक जिम्मेदार इंसान, क्या करूं, जिम्मेदारी मेरे खून में बसती है, मैं इससे चाह करके भी भाग नहीं सकता। हे ए मिस्टर, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए, पाखी ने तेवर दिखाते हुए कहा। कहाँ मैडम, मैं कहाँ आपके पीछे पड़ा हूँ, मुझे तो सिर्फ एक में दिलचस्पी है। ये बात उसने भुनभुनाहट में कही। क्या कहा आपने, पाखी ने उसकी भुनभुनाहट पर कहा। जी मेरे कहने का मतलब मुझे किसी के पीछे पड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ यही सही होगा, चलिए फिर खाना तो हो गया आप लोगों का, और साथ ही मेरा यहाँ का काम भी खत्म हुआ। अरे आपकी पानी पिलाने वाला, अब मैं देखूं कुछ और मेरे लायक तो है तो निपटा लूं, तब तक आप लोग एंजॉय करें। ओह कितना बोलते हैं आप, पाखी ने परेशान होते हुए कहा। क्या करूं जी, बीमारी है बोलने की, चुप नहीं रह सकता, ज्यादा देर तक चुप रहने से धड़कनें रुकने लगती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, देखिए कुछ और काम हो शायद, तब तक हम भी कुछ चैन की सांस ले लें। जी जरूर, चलिए फिर आता हूँ, कहते हुए वो चला जाता है। अरे यार कितना बोलता है ये लड़का ने पाखी और रंजना से कहा। हाँ यार, लेकिन जो भी कहो है मस्त, क्या लुक है, क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है, क्या देखता है, क्या बोलता है, एवरीथिंग इज ऑसम, लगता है बस उसे देखती ही रहूं। पाखी ने ये लाइन गहरी सांस लेते हुए कहा। अच्छा तो फिर भगा क्यों दिया? अरे यार वो तो इसलिए क्योंकि अपनी रंजना को उसका बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों रंजना, सही कहा ना, उसने रंजना को एक कोहनी मारते हुए कहा। अरे यार तुम लोग भी जहाँ रहोगे ऊट पटांग हरकतें करती ही रहोगे, मुझे ना उसके रुकने पर एतराज था और ना ही उसके बोलने पर, उसका मुंह वो चाहे जैसे भी बोले। ओह तो मैडम को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हें तो ज्यादा बकबक वाले पसंद ना है। और हाँ तो अब भी है, हाँ तो वो अब भी है, बट यार वो बकबक कहाँ कर रहा था, वो तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था। अच्छा जी, उसके पक्ष में तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो, पाखी ने नकली गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। नहीं भाई, अच्छा छोड़ो, बहुत हुई उसकी बातें, हमारे पास और भी टॉपिक हैं बात करने को। हाँ वो तो है, वैसे यार क्या गजब डांस किया तुमने आज, शुक्र है वो डांस करते हुए उन महाशय की नजर तुम पर नहीं पड़ी, वरना पानी पिलाना छोड़ डायरेक्ट दिल तुम्हारे नाम कर देते। क्या यार तुम लोग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, कहीं भी कुछ भी शुरू कर देती हो, मजाक भी एक लिमिट में हो अच्छा लगता है, और तुम लोगों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। गुस्सा काहे हो रही हो, कुछ गलत कहा क्या? नहीं गलत नहीं है, बहुत गलत है, कहने के साथ ही तीनों हंस देती। रात के 10 बज रहे थे, गर्मी का मौसम, ऐसे में जब भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो लोग छत पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ भी माहौल कुछ ऐसा ही था, घर के जितने लड़के लड़कियां थे सबने छत पर रुक कर लिया। अब जब शादी का घर हो, अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो तो ऐसे में मस्ती तो बनती है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। आपसी राय मशवरे के बाद लड़कियों में ये तय हुआ कि अंताक्षरी होगी, जो एक शायरी के रूप में होगी। जिस टीम पर जो अक्षर गिरेगा उस टीम को लयबद्ध तरीके से 2-4 लाइन सुनाना पड़ेगा, जिसमें एक टीम में सारे लड़के होंगे और एक टीम में सारी लड़कियां, लेकिन डीडी को लड़कियों का
ये डिसीजन पसंद नहीं आया। डीडी वो लड़का है, उसे प्यार से लोग डीडी बुलाते हैं। नहीं यार, कुछ धमाकेदार होना चाहिए। क्यों गाइस, क्या कहते हो? लड़कों के लीडर बने डीडी ने कहा। तो फिर क्या होना चाहिए? उन्हीं लड़कों में से एक ने कहा, क्यों ना डांस कंपटीशन हो जाए लड़के और लड़कियों के ग्रुप में। हाँ, यही बढ़िया रहेगा, लेकिन एक शर्त है, जो ग्रुप हारेगा उसे जीते हुए ग्रुप की हर बात माननी होगी। क्या मंजूर है? सारे लड़कों ने एक साथ कहा, हाँ मंजूर है। अरे ऐसे कैसे डांस कंपटीशन, हम तैयार नहीं हैं इसके लिए, स्वारा और रंजना ने एक साथ कहा। रात के 11 बज रहे हैं, ये कोई समय है डांस करने का? अरे यार तुम लोग भी, अभी हम लोग सो ही कहाँ रहे हैं, और वैसे भी बोर होने से अच्छा है कि डांस ही हो जाए। अगर इन्हें हम लड़कियों से हारने का शौक है तो यही सही। पाखी ने लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा सोचना भी मत, हारना तो मेरी फितरत में नहीं है। डीडी ने आत्मविश्वास से भर करके कहा, वो तो अभी पता चल जाएगा बच्चू, आज तो तुम गए काम से। पाखी ने भुनभुनाई। उसकी भुनभुनाहट पर डीडी ने कहा, क्या कहा आपने? जरा जोर से तो कहिए, अब इतने भी तेज नहीं हमारे कान की आपके अंदर की फुसफुसाहट को भी सुन लें। आपको सुनाने के लिए ही नहीं थे, वैसे अगर आप सुनना ही चाहती हो तो हम आपको बता दें कि आप गलती से भी मत सोचिएगा कि आप जीत जाएंगे हम लड़कियों से। शायद आपको पता नहीं है कि हमारे पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है जिसके सामने आने पर आपकी सारी की सारी चाल धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा जी, जरा हम भी तो सुने उस हुक्म के इक्के का नाम। हम अभी से अपने सारे राज उगल देंगे तो फिर खेल का मजा ही क्या है। आइए मैदान में पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी है। पाखी ने इतराते हुए कहा, ऐसी बात है तो चलिए फिर हो जाए, देखते हैं बाजी किसके हाथ लगती है। सारे लोग हाल्स में आ जाते हैं और फिर उनके बीच दोनों ग्रुप की रजामंदी के बाद एक गाना सेलेक्ट होता है। वो गाना था, बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं तो हो गई तेरी साजना। दोनों ग्रुप में से कोई भी किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही ग्रुपों को परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा था कि तभी डांस करते करते अचानक से डीडी रुक जाता है और कहीं खो जाता है। वाह क्या खूबसूरती है, क्या अदायगी है, क्या लचक है, क्या मोहक अंदाज है। ऐसे में कौन ना दीवाना बन जाए। वह अपना डांस भूल अपलक मुद्रा में टकटकी लगाए मंत्रमुग्ध सा रंजना को देखे जा रहा था। रंजना में वो इस कदर खोया था कि उसे ये तक नहीं पता चल पाया कि म्यूजिक कब बंद हो चुका था और लोग उसे इस तरह से रंजना को देखता देख उसके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन जब रंजना ने उसे इस तरीके से खुद को देखता पाया तो सकपका गई। आखिरकार पाखी को उसके सामने जाकर के चुटकी बजानी पड़ी। अय मिस्टर, क्या हो रहा है? पाखी की चुटकी सुन वो जैसे ही ख्यालों से बाहर आता है, खुद पर लोगों को हंसता हुआ देख करके उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्माते हुए नजरें नीची कर लेता है। क्या हुआ डीडी, उड़ गए ना आपके होश? हमारा डांस देख, मैंने कहा था ना आपसे, लड़कियों से जीतना नामुमकिन है। अरे वो तो मैं, क्या वो तो मैं वैसे आपका दोस्त नहीं है। हमारी रंजना का डांस में कोई जोड़ नहीं है। अगर आप उसका डांस देख अपना डांस भूल गए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। वो डांस ही ऐसे करती है कि हर कोई खो जाए। फिर आप क्या चीज हैं? पाखी ने मजा लेते हुए कहा, वैसे आप भी बुरे नहीं हैं, चांसेस आपके भी बन रहे थे जीतने के, मगर आपने लास्ट आते आते अपना आपा खो दिया। सो अब तैयार हो जाओ सजा सुनने के लिए। तो रंजना क्या कहती हो, क्या सजा दी जाए इन्हें? रंजना से कुछ कहते नहीं बनता। उसे चुप रहता देख पाखी पम्मी की तरफ मुड़ती है और कहती है, ये मैडम तो कुछ बोलने से रही, तुम ही बताओ पम्मी क्या सजा दी जाए इन्हें? पम्मी कहती है, अब छोड़ो भी यार, क्या सजा देना, हम जीत गए यही बहुत है। अरे वाह, ऐसे कैसे, सजा तो मिलनी ही चाहिए इन्हें। आखिर शर्त नाम भी तो कोई चीज होती है या नहीं? चलो फिर मैं ही डिसाइड कर देती हूँ। हाँ तो जब तक शादी का फंक्शन बीत नहीं जाता है तब तक आप लड़कों को हम लड़कियों को पानी पिलाना पड़ेगा। क्यों, लड़कों मंजूर है ना? आप लोगों को ये शर्त मंजूर होना ही चाहिए। मेरे ख्यालों से बड़ी ही छोटी सी सजा दी है मैंने आप लोगों को। उसकी बात काटते हुए डीडी कहता है, अरे ये क्या चीज है? अगर आप लड़कियों को हमारे हाथों से खाना खिलाने की सजा देती,
हम तब भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते। और वैसे भी ये सजा आप हमें ना भी देती तो भी पानी पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं वैसे भी निभा ही रहा था। खैर, अब जब ये सजा है तो इसे पूरे शिद्दत से निभाऊंगा, क्यों भाइयों? कहते हुए वो एक मुस्कान रंजना सहित सारी लड़कियों पर फेंकते हुए हाल से निकल जाता है। दूसरे दिन हल्दी की रस्म थी। आज सारे लोगों को थीम के अनुसार पीला ड्रेस पहनना था। पीले ड्रेस में आज रंजना कयामत ढा रही थी। सबकी नजर होने वाली दुल्हन पर थी, लेकिन डीडी की नजर सिर्फ और सिर्फ रंजना पर थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? एक भी दाग नहीं चेहरे पर, जैसे भगवान ने सारी कलाकारी इसी चेहरे को संवारने में दिखा दी हो। नजर ना लग जाए इस चेहरे को। वो दूर बैठा खिड़की की ओट से रंजना को अपलक निहारते हुए भुनभुनाता जा रहा था। इस सच से बेखबर कोई और भी था जो ठीक उसके पीछे खड़ा हो करके उसकी भुनभुनाहट का राजदार बन गया था। किसको नजर लगा रहे हो मिस्टर डीडी? अचानक से आए आवाज से वो अचकचा करके पीछे मुड़ता है और फिर चेहरे पर हैरानी का भाव लिए पीछे खड़ी स्वारा को देख सिटपिटा जाता है। किसके लिए कह रहे हो ये तुम? चोरी चोरी किसे देख रहे हो? देखो मिस्टर, अपनी हद में रहो, ज्यादा ताक झाक करने की जरूरत ना है। अरे भाई, अगर दिल में कुछ है तो डायरेक्ट बोल दो ना, ऐसे छुप छुप करके क्यों देख रहे हो? कहते हुए स्वारा मुस्कुरा देती है। जी 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 जी, आप क्या कह रही हैं? अब इतने भी मासूम तो ना ही हो तुम कि मेरा बोला हुआ तुम समझ ना पा रहे हो। अरे भाई, मैं उसी की बात कर रही हूँ जिसे इतनी देर से अपलक तुम निहारे जा रहे हो। और हाँ, जो भी करना जरा जल्दी करना, लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम निहारते ही रह जाओ और बाजी तुम्हारे हाथ से किसी और के हाथ लग जाए। ये कह करके स्वारा हंसते हुए चली जाती है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।